रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 104। सभी के जाने के बाद रुद्र एक गहरी सांस लेता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी दुख था। इसके बाद वह वहां पर उस समय के लिए ध्यान करने बैठ जाता है। जहां ये सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे सुनहरे रंग से चमकते हुए महल बने हुए थे। चारों तरफ का माहौल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। वहां एक सुनसान जगह पर काले रंग का आयामी दरवाजा खुलता है और फिर उस आयामी दरवाजे में से चार इंसानी आकृति बाहर आते हैं। ये सभी थे ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत। जब वे सभी बाहर आते हैं तो उन्हें बाहर चारों तरफ सुनहरा रंग ही दिखाई देता है, जैसे कि मानो वह किसी सोने से बने शहर में आ गए हो। इसे देखकर वह हैरान रह जाते हैं। इसी हैरानी के साथ ध्रुव शिवांगी से पूछता है, क्या यही है वह स्वर्ण शहर जिसमें वह सुनहरा स्तंभ है? ये सुनकर शिवांगी भी हैरानी के साथ बोलती है, हाँ लगता है यही है। लेकिन खुद उसको भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि यह शहर इतनी खूबसूरत है। लेकिन वे सब इससे ज्यादा हैरान नहीं हुए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी चीज होना तो सामान्य सी बात है। ये भी एक आयाम ही तो था, कोई असली दुनिया थोड़ी ना। इसके बाद भी सभी आगे बढ़ गए। कुछ 200 से 300 मीटर चलने के बाद उन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा सुनहरा स्तंभ दिखाई दिया, जिसे देखकर सब हैरान गए। क्योंकि बस इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था कि अगर कोई देखे तो उसे देखता ही रह जाए। उस स्तंभ के चारों तरफ योद्धाओं की भीड़ लगी हुई थी। वे सभी उस स्तंभ को घेरे हुए खड़े थे। इसे देखकर रुद्र के दोस्तों ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गए। जब वह सब उस स्तंभ के पास पहुंचे तब उन्होंने कुछ ऐसी आकृतियों को देखा जिन्हें वह बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इनमें थे सिद्धार्थ और रणवीर, जिनके साथ वह पहले भी लड़ चुके थे। उन दोनों के पीछे उनके साम्राज्य के लोग खड़े थे। जहां से बात है, ये सभी भी उस स्तंभ में अपना नाम लिखने के लिए आए थे। अब तक उस स्तंभ के आसपास सभी 17 राज्यों में से 15 राज्य तो पहले से ही आ चुके थे। अब रुद्र के दोस्तों के आने के बाद ये संख्या 16 तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर अभी भी एक राज्य के योद्धा नहीं आए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, ये थे तमसवन राज्य के लोग, क्योंकि उन सभी की मौत हो चुकी थी और वह सब रुद्र के द्वारा मारे जा चुके थे। उस युद्ध में तमसवन राज्य के जितने भी लोग वहां पर थे वह सभी जलकर खाक हो गए थे। लेकिन उस जगह से कुछ दूर एक खाली महल के ऊपर कुछ काले कपड़े पहने व्यक्ति उस स्तंभ की तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, कादरा भाई, क्या वह अब तक यहाँ पर नहीं आया? जिसे सुनकर वह आदमी, जिसका नाम कादरा था, उसने अपने हाथों में रखे एक यंत्र को देखते हुए बोला, नहीं, वह अब तक यहाँ पर नहीं आया है। ये सुनकर वह व्यक्ति जिसने सवाल पूछा था उसने बोला, फिर कहाँ रह गया ये लड़का? आता क्यों नहीं? हमें बस यहाँ पर उसको ढूंढना पड़ रहा है। ये सुनकर कादरा बोला, तुम जरा चुप रहोगे? हमें कैसे भी करके उसको ढूंढना है। समझ गए? एक तो ये साला रुद्र मिल नहीं रहा, ऊपर से तुम मुझे परेशान करने आ गए। निकालो यहां से। ये सुनकर वह आदमी अपना सर झुकाते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद डिंग डिंग कादरा को अपने हाथ में पड़े हुए यंत्र से जैसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उस आवाज को कादरा ने सुना तो वह हैरान होकर अपने हाथ की तरफ देखने लगा। वहां पर एक काले रंग का चिन्ह दिख रहा था, जिसे देखकर वह खुश हो गया, लेकिन हैरान भी हो गया, क्योंकि वह चिन्ह वे सब जहां पर थे वहां पर था ही नहीं। वह किसी दूसरी जगह की ओर इशारा कर रहा था। रुद्र पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वह ये भलीभांति जानता था कि उसको तमसवन राज्य के लोग जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे और हो सकता है जब वह बाहर निकले तो वह उसे तुरंत ही पकड़ लें। इसलिए ही उसने वहां आने की कोशिश नहीं की। और अपने दोस्तों को वहां भेजने के बाद उसने एक और आयामी दरवाजा बनाया। इसके जरिए वह फिर से एक अलग जगह पर पहुंच गया। इधर जब कादरा ने उस जगह को ध्यान से देखा तो उसे यह समझ में आया कि यह वही जगह है जहां पर पहले रुद्र और उन 5 योद्धाओं का लड़ाई हुआ था। इसे देखने के बाद उसने सभी को इकट्ठा किया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, सभी लोग सुनो, हमें यहां से जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनकर उसके साथ जो लोग थे जो उसके पीछे खड़े थे वह सब चौंक गए। तभी वह व्यक्ति जिसने कादरा से पहले सवाल किया था उसने हैरान होकर बोला, लेकिन केंद्र भाई हम तो। लेकिन वह इतना ही कह पाया था कि तभी कादरा ने फिर से चिल्लाते हुए बोला, सुना नहीं? मैंने क्या कहा? जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें फिर से वही जगह जाना है जहां पर वह लड़ाई हुई थी। ये सुनकर वह व्यक्ति भी कुछ नहीं बोल पाया। इसके बाद सभी ने अपना सर हिलाया और फिर वहां से जाने की तैयारी करने लगे।
और कुछ पलों में वह फिर से उस जगह की तरफ चले गए। इधर दूसरी तरफ रुद्र उसी जगह पर फिर से खड़ा था। उसने ये जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वह जानता था कि अगर राज्य के लोगों ने उसके दोस्तों को देख लिया तो हो सकता है कि उनकी भी जान को खतरा हो। इसलिए उसने उन सभी का ध्यान भटकने के लिए ये चाल चली। वहां पहुंचने के बाद रुद्र वहां पर कुछ देर तक तो मिलता रहा। इसके बाद उसने मन ही मन खुद से बोला, अब तक तो ये सब लगभग यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर उसने अपने शरीर के अंदर ध्यान देना शुरू कर दिया और फिर अपनी दिव्य नाग रक्त के इस्तेमाल से एक मंत्र पढ़ने लगा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर में जो चिन्ह था वह कुछ देर के लिए निष्क्रिय हो गया। उस चिन्ह के निष्क्रिय होते ही रुद्र ने एक और आयामी दरवाजा बनाने लगा। उस दरवाजे के बनते ही रुद्र उठा और वहां से चला गया। उस जगह से कुछ मीटर की दूरी पर कुछ काले कपड़े पहने व्यक्ति तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं थे, तमसवन राज्य के वही लोग थे जो रुद्र को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी काद्रा को अपने हाथों में पड़े यंत्र से कुछ महसूस हुआ। इसके बाद उसने सभी को रुकने का इशारा किया और यंत्र की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उस यंत्र में कुछ देर पहले जो काले रंग का चिन्ह दिख रहा था अब वह वहां से गायब हो चुका है और अब वह जगह बिल्कुल खाली है। जिसे देखकर उसने खुद से बोला, क्या हो रहा है, कुछ देर पहले तो यहाँ पर वह चिन्ह दिख रहा था और अब कहाँ गायब हो गया। ये सुनकर उसके पीछे चल रहे हैं उसके साथी भी हैरान रह गए लेकिन वह कुछ नहीं बोले। इधर काद्रा गुस्से से उबल रहा था, वह ये समझ नहीं पा रहा था कि कुछ समय पहले जो लड़का यहाँ पर था वह ऐसे गायब कैसे हो गया। उसने खुद से कहा, इस लड़के की तो मैं, लेकिन आखिर ये लड़का गया कहाँ, कहीं ये फिर से इस आयाम में तो नहीं चला गया। अगर ऐसा है तब तो मुझे उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इसी के साथ ही उसने अपने उस यंत्र को फिर से अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लिया और अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, चलो जल्दी से, हो सकता है कि वह अभी भी वहां पर हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। ये सुनकर उसके पीछे चल रहे सभी ने अपना सर हिलाया और फिर से उस जगह पर जाने लगे। कुछ समय में ही सभी उस जगह पर पहुंच गए लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इसे देखकर काद्रा निराश हो गया और फिर अपने साथियों से बोला, चलो हमें फिर से उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर वह स्तंभ है। इधर उस स्तंभ के चारों ओर बहुत से ऐसे योद्धा खड़े थे जो अभी अभी इस आयाम में 17 राज्य की लड़ाई में शामिल होने आए थे। इसके बाद वह स्तंभ धीरे धीरे चमकने लगी और फिर उसमें से कुछ धागों के जैसी सुनहरी किरणें निकलकर कुछ योद्धाओं के शरीर में बढ़ने लगी। इन किरणों की संख्या कुल 100 थी। जिन योद्धाओं के शरीर पर यह 100 किरणें पड़ रही थी वे सब बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। इन सब के अंदर ध्रुव, संगीता, शिवांगी और साकेत भी थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे जैसे कि सिद्धार्थ और रणवीर। इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे योद्धा थे जो ताकतवर तो थे लेकिन उनकी ज्यादा बड़ा पहचान नहीं था। दरअसल ये स्तंभ उन योद्धाओं को चुनती है जिन्होंने इन 17 राज्यों की लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया हो। ये प्रदर्शन खासकर उन चीजों से जुड़ी हुई होती है जो उन्होंने प्राप्त किया है, जैसे कि इस जगह पर मिलने वाले खजाने और विरासत और उनकी लड़ाई की क्षमता। और क्योंकि स्तंभ पर सिर्फ 100 लोगों का नाम ही लिखा जा सकता है इसलिए स्तंभ ने शीर्ष 100 योद्धाओं को चुना था स्तंभ पर अपना नाम लिखने के लिए। इसी वजह से जितने भी लोगों के पास वह सुनहरी किरण आई थी वे सब बहुत खुश थे। इसका मतलब ये था कि वह सब उस स्तंभ में अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर वह किरण नहीं पड़ी थी वे सब दुखी थे क्योंकि वह सब स्तंभ पर अपना नाम नहीं लिख पाते। इसी के साथ एक एक करके सभी योद्धा उस स्तंभ के पास जाने लगे और अपना नाम लिखने लगे। कुछ योद्धाओं के नाम लिखने के बाद सिद्धार्थ का समय आया। जब सिद्धार्थ ने अपना नाम स्तंभ पर लिखा तो उस स्तंभ पर 100 नाम की सूची में सिद्धार्थ का नाम 5वें स्थान पर आया। ये देखकर सिद्धार्थ ने मजबूरन अपना सर हिलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया। उसे यह पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसने पहले ही देख लिया था कि रुद्र के दोस्तों के पास 4 महान लीडरों का खजाना और विरासत है, तो जाहिर सी बात है वे सब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए होंगे। तो सिर्फ 4 में तो उसके स्थान न होना बिल्कुल सामान्य बात थी। उसके बाद रणवीर उस स्तंभ के पास गया और अपना नाम लिखा। उसका नाम 3रे स्थान पर आया। इसका मतलब वह सिद्धार्थ से तो सबसे ज्यादा ताकतवर था ही, लेकिन रणवीर के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वह जानता था कि रुद्र के दोस्तों में कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वह 3रे नंबर पर आएगा।
इसी के साथ ही उसने दांत पीसते हुए एक बार ध्रुव और बाकी तीनों की तरफ देखा और फिर अपनी जगह पर फिर से लौट आया। ऐसे ही एक एक करके सभी अपना नाम लिखने लगे। कुछ समय बाद ध्रुव ने तीनों से कहा, चलो हम भी वहां पर अपना नाम लिखते हैं। ये सुनकर बाकी तीनों भी अपना सर हिलाते हुए उसके साथ चले गए। उन चारों को जाता देखकर सभी राज्यों से जितने भी योद्धा थे बड़े ही गुस्से और नफरत के साथ उन्हें देख रहे थे। वह सब जानते थे कि यह चारों कौन थे। ये सब शक्तिनगर राज्य के लोग थे जो 17 राज्यों में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। लेकिन फिर भी यह सभी योद्धा यहाँ पर पहुंच गए थे। यह उनको बेइज्जती की तरह लग रहा था। इधर दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान ध्रुव और बाकी तीनों उस स्थान पर गए और फिर अपना नाम लिखने लगे। सबसे पहले साकेत ने अपना नाम लिखा। साकेत के नाम लिखते ही उसे स्तंभ पर जितने भी नाम थे उनमें से छठे स्थान पर साकेत का नाम आया, जिसे देखकर साकेत खुश हो गया। लेकिन साकेत का नाम छठे नंबर पर आते हुए देखकर बाकी सब हैरान और साथ ही साथ गुस्सा भी हो गए। तभी संगीता ने भी अपना नाम लिखा और इस पर बाकी लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए क्योंकि संगीता का नाम चौथे नंबर पर आया था। इसका मतलब ये था कि वह सिद्धार्थ से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस जगह पर किया था। सभी लोग इस बात से हैरान हो ही रहे थे कि तभी ध्रुव और शिवांगी ने भी अपना अपना नाम लिख दिया और उस वक्त तो चारों तरफ हंगामा ही मच गया क्योंकि सभी ने देखा कि ध्रुव और शिवांगी का स्थान दूसरे स्थान पर ही रह गया जबकि पहला स्थान अभी भी खाली था। इसे देखकर सभी हैरान रह गए, खुद रणवीर और सिद्धार्थ भी ये देखकर हैरान रह गए कि इस बार पहले स्थान पर कोई भी इंसान का नाम नहीं लिखा था। अगर कायदे से देखा जाए तो ध्रुव या फिर शिवांगी में से कोई एक ही पहले स्थान पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पहले स्थान की जगह खाली थी। इसे देखकर सभी सच में हैरान रह गए। उनमें से किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि पहले स्थान पर कौन है। रणवीर खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है, पहले स्थान पर हमेशा से ही सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान का नाम होता है और यहाँ पर चलो मैं नहीं तो सही, कम से कम ये चारों में से तो कोई होना चाहिए ना, लेकिन चारों में से ध्रुव और शिवांगी का नाम तो दूसरे नंबर पर आया है तो फिर। ये कहते कहते उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गई और वह इधर उधर देखने लगा। उसने खुद से कहा, ये रुद्र कहाँ है, जब से यह चारों यहाँ पर आए हैं रुद्र कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये सोचकर वह चारों तरफ देखने लगा लेकिन रुद्र उसको कहीं भी नहीं दिखा। इसलिए वह रुद्र के दोस्तों की तरफ देख रहा था। वहीं ध्रुव और बाकी तीनों उदास दिख रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि रुद्र यहाँ पर नहीं आने वाला है। अगर रुद्र यहाँ आता तो हो सकता था कि वह सबसे पहला स्थान ही प्राप्त कर लेता। वे सभी इस बारे में सोच रहे थे कि तभी वहां पर एक काले कपड़े पहने एक व्यक्ति आया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके ऊपर भी वह सुनहरी किरण पड़ रही थी। कौन था ये काले कपड़े पहने व्यक्ति और क्यों आया था यहाँ पर? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 105। सुनहरे पर्वत दल में शामिल होना चाहोगे? कुछ समय पहले महंत प्रदेश के एक महल के अंदर 8 कुर्सियों पर 8 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनमें 3 महिलाएं भी थीं जो अधेड़ उम्र की दिख रही थीं। ये सभी महंत प्रदेश में 8 सबसे ताकतवर दलों के प्रतिनिधि थे। उनके पीछे खड़े लोग 17 राज्यों की तरफ से आए हुए थे। उनके सामने एक गोल आईना जैसी चीज थी जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं। उस आईने के अंदर उन सभी को एक स्तंभ दिखाई दे रहा था जिसके चारों ओर सभी योद्धा खड़े थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन सी जगह थी। ये सुनहरा स्थान था जिसमें सभी योद्धा अपना नाम लिखने वाले थे। तभी उन सभी ने देखा कि वह सुनहरा स्तंभ चमकने लगा है। इसे देखकर एक महिला ने सभी की तरफ देखकर गंभीरता के साथ बोली, आखिरकार वह समय आ गया है जब स्तंभ पर नाम लिखना शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर सभी ने अपना सर हिलाया और अपनी नजरें उस दिशा की तरफ कर लीं। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोला, वैसे एल्डर सरिता, मैंने सुना है कि आपकी इंद्रधनुष दल के रावी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना प्राप्त किया है। इस पर सरिता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल सरिता 8 दलों में दूसरा सबसे ताकतवर दल इंद्रधनुष दल से आई थी। इस दल में सिर्फ लड़कियां ही इसका हिस्सा बन सकती हैं। सरिता किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं करती थी और रावी उस दल का सबसे ताकतवर योद्धा था। कुछ हफ्ते पहले रवि को एक खजाना प्राप्त हुआ था जिसकी मदद से उसकी ताकत बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और साथ ही साथ वह इतनी खूबसूरत थी कि सभी योद्धा उसे पाना चाहते थे, इसलिए इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावी का जिक्र होते ही उसी के साथ बैठी कुछ महिलाएं भी थोड़ी गंभीर हो गईं। उनके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी।
उन्हें पता था कि रावी को क्या मिला है और वह कितनी ताकतवर है। वह सभी अभी रावी के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने चिल्लाते हुए बोला, अरे ये देखो तो जरा, इन चारों के ऊपर स्तंभ की मोटी सुनहरी किरण पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह शीर्ष 10 पर रहने वाले हैं। आखिर कौन है ये? उसके इतना कहते ही सभी का ध्यान उस दर्पण जैसी चीज की तरफ चला गया और सभी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। तभी विक्रम सिंह की नजर भी उन चारों पर पड़ी, जिसे देखकर वह हैरान रह गए। साथ ही साथ उनकी आंखें चमक उठीं। तभी उसने उन 8 प्रतिनिधियों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, वरिष्ठ, ये सब शक्तिनगर राज्य के योद्धा हैं। जैसे ही विक्रम सिंह ने ये कहा, सभी के चेहरे हैरानी से भर गए। लेकिन तभी सरिता ने विक्रम सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सुनते ही विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते हुए बोले, जी हाँ वरिष्ठ, ये सभी शक्तिनगर राज्य से ही हैं। ये सुनते ही सरिता की आंखें चमक उठी। साथ ही साथ बाकी सभी भी अपनी आंखों में चमक के साथ सभी को देखने लगे। दरअसल उन सभी को पता था कि शक्तिनगर राज्य एक बहुत ही निम्न स्तर का राज्य है। उस राज्य में ज्यादा संसाधन नहीं है और इस वजह से कोई भी योद्धा वहां पर इतनी जल्दी प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी शक्तिनगर राज्य के ये सभी योद्धा इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि सुनहरे स्तंभ में शीर्ष 10 पर पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। इसी से ही उनके प्रतिभाशाली होने का संकेत मिलता है। और अगर उन्हें सही संसाधन दिए जाएं तो भविष्य में एक बड़े योद्धा के रूप में विकसित हो सकते हैं। तभी सरिता की नजर शिवांगी पर पड़ गई, जिसके ऊपर बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा सुनहरा रंग चमक रहा था। साथ ही साथ शिवांगी के चेहरे के तेज को देखकर वह समझ गई थी कि शिवांगी में कुछ तो ऐसा है जो उसे दूसरों से अलग कर रहा है। तभी उन सभी ने देखा कि एक एक करके सभी योद्धा उस स्तंभ पर अपना नाम लिख रहे हैं, जिसे देखकर सभी उत्तेजित हो गए। लेकिन जैसे ही सभी ने अपना अपना नाम लिखा, वह सभी हैरान रह गए, क्योंकि नतीजा बिल्कुल उनकी उम्मीद से अलग था। उन सभी को ये लग रहा था कि रणवीर सिंह और सिद्धार्थ, जो दोनों तीसरे और 5वें स्थान पर थे, पहले और दूसरे स्थान पर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वह सभी इस बात से हैरान थे कि तभी उनको एक और झटका लगा, जब ध्रुव और उसके दोस्तों ने उस स्तंभ पर अपना नाम लिखा। और उनकी रैंक देखकर सभी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि शक्तिनगर राज्य जैसे एक छोटे से राज्य से ऐसे योद्धा कैसे आ गए, जिन्होंने उस स्तंभ पर शीर्ष 10 पर स्थान बनाने में कामयाब रहे। स्तंभ के ऊपर सभी नाम को देखकर उन 8 दलों के प्रतिनिधि हैरान तो थे ही साथ उनके चेहरे पर एक चमक भी आ गई थी। खासकर सरिता, वह देख पा रही थी कि उन चारों में हर किसी के पास कुछ ना कुछ खास है। तभी सभी ने देखा कि उस स्तंभ पर दूसरे स्थान पर 2 लोग हैं, जबकि पहला स्थान खाली है। ये देखकर वह सभी हैरान रह गए। कई सालों से इस स्तंभ पर ऐसे ही योद्धाओं के नाम लिखे जाते हैं, जिसमें उस आयाम में प्रवेश करने वाले सभी योद्धाओं में से 100 योद्धाओं के नाम जरूर होते हैं। ये पहली बार हुआ था जब शीर्ष स्थान पर किसी भी योद्धा का नाम नहीं था। सभी आपस में चर्चा करने लगे, इस पर आखिर इसको क्या हुआ? इस स्तंभ में हमेशा तो सभी शीर्ष योद्धाओं के नाम होते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर शीर्ष योद्धा का नाम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर दूसरा, जो कि 9 तलवार दल से आता था, वह बोला, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। इस बार कुछ तो खास है, इस वजह से पहले स्थान के योद्धा का नाम नहीं है। तभी सरिता बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह योद्धा अभी तक आया ही नहीं है और शायद इसीलिए उस स्तंभ पर उसका नाम नहीं है, क्योंकि उस योद्धा ने अभी तक अपना नाम लिखा ही नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी उन सभी ने देखा कि उस स्तंभ की तरफ एक काले कपड़े पहने व्यक्ति आ रहा है, जिसे देखकर सबकी आंखें चमक उठी। उनको ये लगने लगा कि शायद यही वह योद्धा है जिसका नाम शीर्ष पर होगा, क्योंकि उस योद्धा के शरीर पर भी सुनहरी किरण पड़ रही थी। तभी वहां पर एक गंभीर आवाज सुनाई दी, उस लड़के का नाम क्या है? ये सुनते ही सभी हैरान होते हुए उस आवाज की तरफ देखने लगे। दरअसल ये जिसने वह सवाल पूछा था, वह एक ऐसा योद्धा था जिससे सभी डरते थे। ये योद्धा था यमांश। ये योद्धा महंत प्रदेश के 8 सबसे ताकतवर दलों में से सबसे ताकतवर दल स्वर्ण पर्वत दल का प्रतिनिधि था। ये योद्धा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, साथ ही खूंखार भी। ये किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, साथ ही इसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही दिखता रहता था। इस वजह से सभी इससे डरते थे, लेकिन वह सब ये भी जानते थे कि यह एक बहुत ही खतरनाक और काबिल योद्धा है। और अगर उसने किसी के बारे में पूछा है तो इसका मतलब उस योद्धा में कुछ तो बात होगी।
लेकिन जब सभी ने उस काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा तो किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। खुद विक्रम सिंह भी समझ नहीं पा रहा था कि यह आखिर है कौन। इसकी वजह से किसी को भी कोई उत्तर समझ नहीं रहा था। सभी के चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर वह समझ गया कि किसी को भी उस योद्धा के बारे में नहीं पता। इसे समझते ही वह हैरान रह गया और दिलचस्पी के साथ उस योद्धा की तरफ देखने लगा। यहाँ दूसरी तरफ उस सुनहरे स्थान के पास वह योद्धा जा रहा था। उसका चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था जिसकी वजह से उसका चेहरा किसी को भी ठीक से दिख नहीं रहा था। दूसरी तरफ एक दूसरी जगह पर कादरा और उसके साथी फिर से स्तंभ की तरफ आ रहे थे। तभी कादरा को उस यंत्र पर फिर से वह चिन्ह महसूस हुआ। तभी उसने उस यंत्र को बाहर निकालकर उस चिन्ह को देखा, जिसे देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। और फिर उसने गुस्से के साथ चिल्लाया, रुद्र, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर स्तंभ के पास वह काले कपड़े पहना योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस स्तंभ के पास गया और अपने हाथ से उस स्तंभ को छुआ। उसके छूते ही उस स्तंभ पर जो सुनहरी चमक आ रही थी वह और भी ज्यादा बढ़ गई। उस सुनहरे स्तंभ पर वह चमक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हर किसी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ गई। इसे देखकर सभी योद्धा हैरान रह गए। खासकर रुद्र के दोस्त भी हैरान रह गए। कुछ समय चमकने के बाद धीरे धीरे उस स्तंभ की चमक कम होने लगी। किसी के साथ सभी योद्धा उस स्तंभ को अब देख पा रहे थे। लेकिन जब सभी ने उस स्थान की तरफ देखा जहां पर वह काले कपड़े पहने योद्धा गया था तो सब हैरान रह गए, क्योंकि अब उस स्थान पर कोई भी नहीं था। वह सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन तभी किसी का ध्यान उस स्तंभ के ऊपर लिखे गए 100 नाम की सूची पर गया, जिसे देखकर वह हैरान रह गए। उस स्तंभ के नाम सूची के ऊपर एक नाम लिखा था, जिसे देखकर वह व्यक्ति अपने साथियों को उस तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे वह देखो, पहले स्थान पर एक नाम आ गया है। जैसे ही उसने ये कहा तब सभी की नजरें उस पहले स्थान वाले नाम पर गईं, जिस पर बड़े सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ था, सम्राट। जब सभी ने उस नाम को पढ़ा तब सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस नाम पर कुछ ऐसी ऊर्जा उनको महसूस हो रही थी जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। इधर रुद्र के साथी भी सम्राट नाम पढ़कर हैरान रह गए। उनको भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति आखिर गया कहाँ। महंत प्रदेश के महल में भी कुछ ऐसा ही हाल था। सभी प्रतिनिधि जो वहां पर बैठे हुए थे और उस आईने की तरफ देख रहे थे वह सब हैरान थे। सिर्फ एक को छोड़कर यह था यमांश। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसको वहां पर बैठे किसी ने भी नहीं देखा था। इसी के साथ उसने सब की तरफ एक नजर देखा और फिर अपने हाथ को ऊपर उठाया। इसके तुरंत बाद उसके अंगूठी में से एक चमक निकली, किसी के साथ ही उसका शरीर वहां से गायब हो गया। जब सभी का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी यह एहसास तक नहीं हुआ कि यमांश वहां से जा चुका है। बाकी सब भी हड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। आईने के अंदर उस सुनहरे स्तंभ जहां पर खड़ा था, सभी योद्धा सम्राट के बारे में ही सोच रहे थे और उसी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उन सभी को ऊपर आसमान में एक आयामी दरवाजा प्रकट होता हुआ दिखा, जिसके तुरंत बाद वहां से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल उदासीन दिख रहा था और वह सभी की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था। वह हवा में उड़ रहा था। इधर बाकी सब उस आदमी को देखकर हैरान थे। वह ये समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन आ गया यहाँ पर। ये था यमांश, जो सबसे पहले वहां आया था। उसके बाद वहां पर एक एक करके और 7 आयामी दरवाजे प्रकट हुए और उसमें से भी 7 व्यक्ति बाहर आए, जिनमें 3 औरतें भी शामिल थीं। ये सभी योद्धा भी हवा में उड़ रहे थे। तभी यमांश ने उन सभी योद्धाओं की एक नजर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और उस काले कपड़े पहने योद्धा को याद करते हुए कुछ मंत्र बोलने लगा और फिर अपनी आंखें खोली। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में एक लाल रंग का गोला बन गया और इसी के साथ उसने फिर से सभी योद्धाओं की तरफ देखा। तभी उसकी नजरें सीधे जाकर रुद्र के दोस्त यानी ध्रुव के पास जाकर टिक गईं। दरअसल यमांश ने एक खास मंत्र के जरिए उस काले कपड़े पहने व्यक्ति की ऊर्जा को देखने की कोशिश की, तभी उसको ध्रुव के शरीर में से उसी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश महसूस हुआ। लेकिन यह अंश बहुत ही कमजोर था। लेकिन फिर भी यमांश की नजर ध्रुव पर टिक गई। एक ही तरह की ऊर्जा 2 व्यक्ति में नहीं होती, और अगर किसी के पास होती है इसका मतलब वह दोनों व्यक्ति आपस में बहुत ही ज्यादा करीब हैं। उसको शिवांगी के शरीर से भी उस ऊर्जा का हल्का सा अंश महसूस हो रहा था, लेकिन यह अंश बहुत ही कमजोर था, ध्रुव से भी कमजोर। इसलिए उसका ध्यान शिवांगी की तरफ नहीं गया। तभी सभी के नजरों के सामने यमांश ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए बोला,
तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर सभी हैरान रह गए। खुद ध्रुव भी हैरान रह गया। वह इधर उधर आसपास देखने लगा, इस सोच के साथ कि शायद यमांश किसी और को कह रहा है, लेकिन तभी यमांश ने फिर से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनते ही ध्रुव जैसे होश में आया और फिर उसने यमांश की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जिस पर यमांश ने अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर ध्रुव ने अपना सिर झुकाते हुए उसका प्रणाम किया और बोला, प्रणाम वरिष्ठ, मेरा नाम ध्रुव है और मैं शक्तिनगर राज्य से हूँ। ध्रुव को अब तक ये समझ में आ गया था कि आयामी दरवाजे से बाहर निकालकर हवा में उड़ रहा यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। इसलिए उसने बड़े ही विनम्रता के साथ उसका जवाब दिया। ये सुनकर यमांश ने अपना सिर खिलाते हुए बोला, अच्छा ध्रुव, क्या तुम सुनहरे पर्वत दल में शामिल होना चाहोगे? ये सुनकर न सिर्फ ध्रुव बल्कि बाकी सभी योद्धा भी हैरान रह गए। साथ ही साथ वह ध्रुव की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो उसको कच्चा चबा जाएंगे। उनके मन में गुस्से और लाचारी के भाव दिख रहे थे। वहां पर स्थित सभी लोग यह अच्छी तरह से जानते थे कि सुनहरा पर्वत दल महंत प्रदेश का सबसे ताकतवर दल है। इधर रणवीर सिंह की तो हवाएं उड़ गई थी, उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि सुनहरा पर्वत दल का कोई व्यक्ति ध्रुव को अपने दल में शामिल करना चाहता है, क्योंकि सुनहरा पर्वत दल एक ऐसा दल था जिसमें प्रवेश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्या ध्रुव शामिल होगा सुनहरा पर्वत दल में? कौन था सम्राट?